हेलो, वेलकम वंस अगेन। आज हम करेंगे डिस्क्रिप्टिव मेथड्स ऑफ रिसर्च। लास्ट वीडियो में हमने अपना एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ रिसर्च कंप्लीट कर लिया है, तो आज हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को पढ़ेंगे। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है, उसको हम विवरणात्मक अध्ययन या अनुसंधान भी बोलते हैं। जो ये वाली स्टडीज़ हैं या ये वाली रिसर्चेज हैं डिस्क्रिप्टिव, वो आपकी सोशल साइंसेज में ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। जब सिचुएशन ऐसी होती है कि हम एक्सपेरिमेंटल मेथड का यूज़ वहाँ पे नहीं कर सकते, तो वहाँ पे हम डिस्क्रिप्टिव मेथड का यूज़ करते हैं। तो ये जो है ये डिस्क्राइब करती है, वर्णन करती है किसका, सिचुएशंस का, घटनाओं का या किसी भी टॉपिक का या रिसर्च का। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी स्टेटमेंट है, उसको स्टडी करती है, उसका डेमोग्राफिक यानी कि उसकी जो विशेषताएं हैं उनको बताती है। तो ये व्हाट को स्टडी करती है, वाई पर फोकस नहीं करती। व्हाट क्या था, तो क्या है, इनको बताती है। तो डेमोग्राफिक सेगमेंट को डिस्क्राइब करती है। किसी भी जो आपने टॉपिक सेलेक्ट किया है अपनी रिसर्च के लिए, उसका जो भी डेमोग्राफिक या जो भी सब्जेक्ट की या टॉपिक की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं, उनको डिस्क्राइब करती है, उनका वर्णन करती है। फिर है, जैसे कि हम रिसर्च का कोई टॉपिक ले लेते हैं, जैसे न्यूयॉर्क में हमें फैशन ट्रेंड्स को स्टडी करना है कि उसका पैटर्न क्या है। न्यूयॉर्क फैशन ट्रेंड्स को स्टडी करना, तो हम जो डाटा कलेक्ट करते हैं स्टैटिस्टिकली, उसको एनालाइज करने के बाद हम उसको डिस्क्राइब करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट डाटा की डेमोग्राफिक सेगमेंट के बेसिस पर। तो वहाँ पे हम डेमोग्राफिक सर्वे का यूज़ करते हैं। तो जो हमारी रिसर्च प्रॉब्लम है वो ये होगी, व्हाट इज़ द परचेजिंग पैटर्न ऑफ न्यूयॉर्क बायर, कि न्यूयॉर्क में ख़रीदने वालों का परचेजिंग पैटर्न क्या होता है। हम यहाँ पे ऐसा पैटर्न क्यों होता है, क्यों पे फोकस नहीं करेंगे, हम क्या होता है, सिंपली हम व्हाट को स्टडी कर रहे हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पे जब हम डाटा को रिकॉर्ड कर लेंगे, सर्वे मेथड्स के थ्रू डाटा कलेक्ट कर लेंगे, तो उसके बाद हम डिस्क्राइब करेंगे प्रॉब्लम को कि क्या था, उनका जो फैशन ट्रेंड्स था या उनका परचेजिंग का पैटर्न था वो क्या था। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यहाँ पे सिंपली हम टॉपिक को डिस्क्राइब ही करते हैं, उसका वर्णन करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशनल रिसर्च मेथड है, इसको एक तरीके से हम ऑब्जर्वेशनल रिसर्च मेथड भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो डाटा है, ऑब्जर्वेशन डाटा कलेक्ट जो करते हैं डिफरेंट मेथड्स का या सोर्सेज का यूज़ करके, उसको डिस्क्राइब करते हैं रिजल्ट्स को। तो पहली जो विशेषता है वो क्या है, क्वांटिटेटिव रिसर्च है। तो यहाँ पे जो डाटा होता है, डाटा मेजरेबल होता है, यानी कि हमने जो डाटा इकट्ठा किया हम उसको माप सकते हैं डिफरेंट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का यूज़ करके, या डिफरेंट जो मेथड्स हैं, डिफरेंट जो आपकी अप्रोचेज़ हैं, उनका यूज़ करके हम डाटा को मेज़र कर सकते हैं। तो उसके बाद हम उसकी जो डेमोग्राफिक सेगमेंट है उसको डिस्क्राइब करते हैं कि जो भी उसका पार्ट है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, जिस टॉपिक को, उसकी उन विशेषताओं को जिसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, उनको हम डिस्क्राइब करते हैं। तो अनकंट्रोल्ड वेरिएबल, ये जो स्टडीज़ होती हैं, जो भी रिसर्चेज होती हैं, यहाँ पे जो वेरिएबल्स होते हैं उन पर रिसर्चर का कोई कंट्रोल नहीं होता, वो आपकी अनकंट्रोल्ड होती हैं, उनको एज इट हमें डिस्क्राइब करना होता है। क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़, कि जो हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, विवरणात्मक विवरण जो हम देते हैं, वो क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ में भी यूज़ किया जाता है। क्रॉस सेक्शनल कौन सी होती है, ग्रुप तो यहाँ पे एक ही होता है, सेम। डिफरेंट सेक्शंस जो होते हैं वो होते हैं, जैसे कि हम आपका लैंग्वेज को स्टडी कर रहे हैं, बच्चों में, बच्चों का जो विकास पैटर्न होता है, भाषा का विकास बच्चों में किस तरीके से होता है, जो यहाँ पे भाषा का विकास हम स्टडी कर रहे हैं, वो बच्चे हम डिफरेंट सेक्शन से ले रहे हैं। कोई हम 8.5 महीने का ले लिया, कोई 12 महीने का ले लिया, कोई हमने 18 महीने का ले लिया, कोई 2 साल का ले लिया। तो सेक्शन उनके डिफरेंट हो गए, लेकिन भाषा का विकास सेम है। हमने उनको स्टडी किया और उसके बाद देखा कि बच्चों में भाषा का विकास इस गति से होता है या इस तरह होता है, पैटर्न ये होता है, तो उसको हम डिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद है जो हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का यूज़ करते हैं, आगे जो इसके रिजल्ट्स होते हैं जिनको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो आगे फर्दर रिसर्चेज का एक बेस बनते हैं, आपका सॉलिड बेस। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड्स कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में। जो रिसर्च मेथड्स हम डाटा कलेक्शन के लिए करते हैं, वो आपके 3 तरीके के मेथड्स का यूज़ किया जाता है। पहला आपका
ऑब्जर्वेशनल मेथड, दूसरा है आपका केस स्टडी मेथड और तीसरा है आपका सर्वे मेथड। जो पहला है ऑब्जर्वेशनल मेथड, यहाँ पे जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जिस भी टॉपिक को आपको स्टडी करना है, आप सिंपली ऑब्जर्व करते हो उसको, या आप जो आपका एनवायरनमेंट होता है उसमें घटनाओं को आप अवलोकन करते हो, उनका निरीक्षण करते हो। उसके बाद है क्वांटिटेटिव और पार्टिसिपेंट्स और नॉन पार्टिसिपेंट्स। यहाँ पे आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो आपकी पार्टिसिपेंट्स भी, यानी कि आप उनकी घटनाओं में, उनकी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेंट भी बन सकते हो और आप दूर रहकर भी उनको छुपकर या दूर रहकर आप उनको ऑब्जर्व कर सकते हो। उसके बाद है नॉन पार्टिसिपेंट। तो यहाँ पे आप नॉन पार्टिसिपेंट का भी या डिसगाइज्ड आप छुपकर घटनाओं को ऑब्जर्व करके उनको रिकॉर्ड कर सकते हो और एनालाइज कर सकते हो। उसके साथ साथ दो तरीके की और ऑब्जर्वेशंस का यूज़ किया जाता है, कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड। कि एक तो आप कंट्रोल कंडीशन में जो सिस्टेमेटिकली ऑब्जर्व करते हो घटनाओं का वो, दूसरा है कि आपकी सिचुएशन जो होती है वो अनकंट्रोल्ड होती है, फुली स्ट्रक्चर्ड नहीं होती है। वो आप उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको एज इट या अनकंट्रोल्ड या रियल सिचुएशंस में उनको ऑब्जर्व करते जाते हो। लेकिन यहाँ पे भी कुछ हद तक थोड़ी बहुत बायसनेस की संभावना होती है, क्योंकि यहाँ सब्जेक्टिव अटैचमेंट जो है रिसर्चर को हो जाती है घटनाओं को ऑब्जर्व करते करते, और वहाँ पे सेंटिमेंट या फीलिंग या भावनाओं का जो है वो अटैच्ड हो जाता है और उसी के कारण जो है पक्षपात आ जाता है। दूसरा है केस स्टडी मेथड। केस स्टडी में क्या करते हैं, किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी ग्रुप को इन डेप्थ स्टडी किया जाता है। इन डेप्थ क्या होता है कि भाई जैसे कि हमें उनकी घटनाओं को स्टडी करना है, तो वो हम एक ही ग्रुप हो सकता है, एक ही पर्सन होता है, उनको इन डेप्थ करते हैं, केस स्टडी बनाते हैं उनकी, यानी कि सभी तरह के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको शामिल करते हैं। तो ये वाली जो है इनकी भी कमी है, क्योंकि ना तो जनरलाइजेशन कर सकते हैं किसी भी एक व्यक्ति या एक ग्रुप के बेसिस पर हम जो घटनाएं हैं उनको जनरलाइज नहीं कर सकते। दूसरी कमी क्या है, कॉज और इफेक्ट की बात नहीं करता, मतलब कि ये सिंपली आपको स्टडी ही करता है, कारण और परिणाम नहीं बताता है, ना तो कारण बताता ना प्रभाव बताता है। फिर है तीसरा मेथड जो हम यूज़ करते वो होता है आपका सर्वे रिसर्च। सर्वे रिसर्च कौन सा होता है कि जो हम सर्वे करते हैं सिंपली, या रिस्पोंडेंट से हम जो क्वेश्चंस के आंसर भरवाते हैं या क्वेश्चनियर फिल करवाते हैं प्रश्नावली, वो होता है। हमें क्या करना होता है, अपने टॉपिक को स्टडी करने के लिए सर्वे मेथड का जो है हम डिस्क्रिप्टिव स्टडी को कंप्लीट करने के लिए सर्वे मेथड का यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो सर्वे में क्या होता है, क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड आपका इसका जो पैटर्न है, या तो यहाँ पे सर्वे मेथड में जो क्वेश्चनियर होते हैं उनमें जो क्वेश्चंस का पैटर्न होता है वो क्लोज एंडेड भी हो सकता है, यानी कि आपका एक लिमिट में आंसर देना, या आपका ओपन एंडेड भी हो सकता है कि आपका जितना मन चाहे आप अपनी जो आइडियाज़ हैं, अपनी जो थिंकिंग है या अपने जो विचार हैं, आपके व्यू हैं, वो आप लिख सकते हो। ऑनलाइन सर्वे भी आपके अवेलेबल हैं और ऑफलाइन सर्वे भी आपके हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशंस, यानी कि जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्चेज हैं उनका प्रयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है। सबसे पहले तो जो टॉपिक है या जो सब्जेक्ट है या जो हमारी रिसर्च है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बताने के लिए, उसकी विशेषताएं बताने के लिए। दूसरा जो है हम जो डाटा ट्रेंड्स चल रहे हैं, यानी कि हमारी जो रिसर्चेज का भी फ़िलहाल का जो ट्रेंड है, यानी कि किस दिशा में, किस एरिया में सबसे ज़्यादा रिसर्चेज हो रही हैं, उस ट्रेंड का भी हम पता लगा सकते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्चेज के थ्रू, डाटा को एनालाइज करके, उसको रिजल्ट्स को बता के। फिर है कंपैरिजन्स करके, जैसे कंज्यूमर जो बिहेवियर पर जो रिसर्चेज की जाती हैं उसमें आपका डिफरेंट रिसर्चेज के थ्रू कंज्यूमर्स के बिहेवियर को कंपैरेटिवली स्टडी किया जाता है और उनमें अंतर बताया जाता है, डिफरेंस। तो आप अपनी अगर रिसर्च को वैलिड करना चाहते हैं या अपनी रिसर्च को रिपीट करना चाहते हैं तो आप डिफरेंट टाइम्स में आप अपनी जो रिसर्च है उसको रिपीट भी कर सकते हैं, उसको दोबारा से स्टडी भी कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है इसकी, यहाँ पे जो डाटा हम कलेक्शन करते हैं वो डिफरेंट वैलिड या रिलायबल रिसर्च मेथड्स का यूज़ करके, जैसे सर्वे हो गया, केस स्टडी हो गया, ऑब्जर्वेशनल मेथड हो गया, इनका यूज़ करके हम जो डाटा है उसको कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा क्या है, वेराइड,
वेराइड होता है विभिन्नता है, मतलब कि जो भी टॉपिक है उसके रिगार्डिंग रिसर्चर जो भी स्टडी करता है तो वो उस टॉपिक से रिलेटेड उसका जो होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग है, यानी कि उस टॉपिक के इर्द गिर्द का सारा वो जो है वो समझ जाता है। उसके बाद है नेचुरल एनवायरनमेंट होता है, जहाँ पे आप जो है किसी के ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं या प्रॉब्लम को स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च प्रॉब्लम को, तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे आप अपनी स्टडी को कंडक्ट कर रहे हैं वो आपका रियल सिचुएशंस होती हैं। उसके बाद है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, आपकी कंडक्ट करने में ईजी भी है और आपकी सस्ती भी है, चीप भी है। तो डिसएडवांटेजेस क्या है? पहला तो कॉन्फिडेंशियलिटी को क्रॉस करती है, यानी कि आपकी यहाँ पे डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं होती है। ये आपका जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो आपका जो डेटा है वो सबको पता चल जाता है। तो दूसरा हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट क्या होता है आपका कि जो भी ऑब्जर्वर है, जो भी रिसर्चर है, वो क्या होता है टॉपिक का, यानी कि बायसेस होता है टॉपिक के प्रति, या एक ही दिशा में अगर फेवरेबल एटीट्यूड है तो फेवरेबल ही रहेगा और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा। तो उसका जो पक्षपात है उसकी यहाँ पे बहुत संभावना होती है। तीसरा है आपकी रिप्रेजेंटेटिव सैंपल की कमी, कि जो आप चाहते हो रिसर्च आपकी वही बढ़िया होती है जिसमें आपका जो सैंपल है, आप जो डाटा कलेक्ट करोगे जिस सैंपल पे, वो सैंपल आपका रिप्रेजेंटेटिव हो, यानी कि वो आपका प्रतिनिधित्वात्मक, यानी सबका प्रतिनिधि हो। जैसे हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं गवर्नमेंट में तो वो हम सबका प्रतिनिधि होता है, ऐसे ही हम जो सैंपल को सेलेक्ट करते हैं वो होल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने वाला होना चाहिए, कि आप अपनी मर्जी से सैंपल नहीं चूज़ कर सकते, आप रैंडमली सैंपल को चूज़ करो। रैंडमली क्या होता है कि हर व्यक्ति जितने भी आपने सैंपल में कलेक्ट करने हैं, चाहे 100 लो चाहे 1000 लो, तो हर व्यक्ति के चुने जाने की, यानी स्कूल से अगर आप स्टूडेंट्स ही ले रहे हो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में, तो वहाँ पे आपकी अगर फुल 9th के सभी सेक्शंस को आप कवर कर रहे हो तो हर बच्चे को लगना चाहिए कि भाई हाँ मेरा भी यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है स्टडी में। तो किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि मैं टीचर का फेवरेट स्टूडेंट हूँ, मेरा ही होगा। तो यहाँ पे रैंडमली सेलेक्ट अगर करते हैं तो आपकी स्टडी बहुत बढ़िया और इफ़ेक्टिव होती है। नेक्स्ट है हमारा कॉज इफेक्ट को स्टडी नहीं करता, क्योंकि ना तो ये कॉज की बात करता और ना ही ये रिजल्ट्स बताता, उसका इफेक्ट बताता है। तो इसी के साथ हमारा जो ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड है वो कंप्लीट होता है और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।